तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड जब डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में ट्रैवल करता है तो उसमें क्या होता है कि साउंड का स्पीड किसमें सबसे ज्यादा रहता है, किसमें कम रहता है। और दूसरा चीज ये जानेंगे कि साउंड जब ट्रैवल करता है तो स्पीड ऑफ साउंड किस किस फैक्टर के कारण वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर मीडिया का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो होता है साउंड का स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, इन डिफरेंट मीडिया तो सबसे ज्यादा किसमें होगा स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड जो होगा साउंड का वो होगा सॉलिड में। किसमें होगा? सॉलिड में। इसका तुमको एग्जांपल, एकदम लाइव एग्जांपल अगर देखना है रियल लाइफ में तो क्या करना है, किसी चले जाओ रेलवे ट्रैक पर और ट्रेन का सायरन अभी तुमको एयर में सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब सायरन जो बजता है ट्रेन का वो तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। बट तुम अगर ट्रैक पर कान लगा दोगे, मतलब कान लगा के वहीं नहीं रहना है, पता चलेगा ट्रेन ऊपर चली है। वैसे नहीं, ट्रैक पर अगर तुम कान लगाओगे तो तुमको क्या होगा कि जो ट्रैक में जो ट्रेन चल रहा है उसका पटरी पे तुमको उसका साउंड सुनाई देने लगेगा। लेकिन अभी भी तुमको उसका सायरन एयर में सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जो साउंड है वो सॉलिड में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है तो वो तुम तक पहुंच जा रहा है। पर जो सायरन का साउंड एयर में, मतलब गैसियस मीडियम में आ रहा है, वो अभी तक सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें स्लो ट्रैवल करता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड अगर देखा जाए तो सबसे फास्ट किसमें ट्रैवल करता है? वी सॉलिड, मतलब सॉलिड में उसका स्पीड सबसे फास्ट है। फिर किसमें है? लिक्विड में है। और उसके बाद क्या है? गैस में है। तो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द डिफरेंट मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड सबसे फास्ट किसमें ट्रैवल करेगा? सॉलिड में ट्रैवल करेगा, उसके बाद लिक्विड में ट्रैवल करेगा और उसके बाद गैस में ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब ये आता है कि जब साउंड ट्रैवल करता है किसी मीडियम में तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है बेसिकली। वन इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, एंड सेकेंड इज इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो साउंड जो ट्रैवल करता है वो मीडियम के दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। वन इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड अनदर इज इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसको लिखो। तो एक है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो अब ये इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम को हम लोग ई लिखेंगे फिलहाल। ठीक है, ई। और डेंसिटी ऑफ द मीडियम को हम लोग क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं डेंसिटी को, है ना। तो इन दोनों फैक्टर पर बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो रिलेशन है फिलहाल क्लास 9 में हमको बस रिलेशन जान लेना है, इसका डेरिवेशन के लिए नहीं जाना है। ठीक है, तो इसमें डिपेंड जो है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, v दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ई बाई रो। ई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और रो जो हो गया वो हो गया डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसको फर्दर जब हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो ये चीज जो आता है वो हो जाता है स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट या इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर बाय डेंसिटी। मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम। ठीक है, ये इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इन दिस फॉर्मूला इट इज कंसिडर्ड दैट द टेम्परेचर, इस फॉर्मूला में एक चीज कंसिडर किया गया है कि टेम्परेचर जो है मीडियम का वो कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट। मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है, साउंड जो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह दूसरा जगह, या जो प्रोपागेट हो रहा है साउंड एक जगह से दूसरा जगह, उस प्रोपागेशन के दौरान जो मीडियम है उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गिवन मीडियम। ठीक है,
पॉज कर लो, इन एनी गिवन। तो अब है कि ये जो फॉर्मूला निकला, स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ प्रेशर बाय डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। बट ये जो फॉर्मूला है ये बहुत अप्रोप्रिएट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट फॉर्मूला इसलिए नहीं है कि अगर हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करें, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और उस समय एयर का डेंसिटी लें, तो साउंड का जो स्पीड निकालेंगे एयर में, उसमें और एक्चुअली जो साउंड का स्पीड है एयर में, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली नॉट अप्रोप्रिएट और नॉट करेक्ट। तो इसको करेक्ट किया जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम है लैपलस। ठीक है, लैपलस करेक्शन, लैपलस करेक्शन। लैपलस ने यह कंसिडर किया कि एक्चुअली में जो फॉर्मूला है वो होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ गामा पी बाई रो। ठीक है, गामा पी बाई रो होना चाहिए। ये गामा हर एक गैस का अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का गैस है, मतलब मोनो एटोमिक है या डाई एटोमिक है या ट्राई एटोमिक है, उसके हिसाब से इस गामा का वैल्यू अलग अलग होगा। और लैपलस ने क्या कंसिडर किया इस फॉर्मूला के दौरान, जैसा कि न्यूटन ने कंसिडर किया था कि जब साउंड प्रोपागेट करता है किसी मीडियम में तो कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर। लेकिन लैपलास का कहना था कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट इज द एनर्जी विच विल रिमेन कांस्टेंट, नॉट टेम्परेचर। ठीक है, सो उनका थोड़ा डिफरेंट आया। सो एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ क्या, साउंड वेव इन अ मीडियम। एक्चुअली में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में साउंड जब प्रोपागेट करता है किसी मीडियम से, दैट प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है कि जैसा कि न्यूटन को लग रहा था। एक्चुअली में क्या कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कांस्टेंट रहता है, एंड द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, इट इज नॉट आइसोथर्मल, द प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जब साउंड किसी मीडियम से प्रोपागेट करता है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कैसा प्रोसेस है, क्या हुआ, एक दूसरा को देख के मुस्कुरा क्यों रही है, ठीक है, ऐसे देख रही है एकदम निगाहों से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स क्वाइट नेचुरल। तो साउंड जब प्रोपागेट करेगा किसी मीडियम से तो प्रोसेस कैसा होगा, इट इज नॉट आइसोथर्मल जैसा कि न्यूटन को लगा था, इट इज एक्चुअली में एडियाबेटिक। जैसा हम कुछ बोल रहे हैं तुमको सुनाई दे रहा है ना, तो जो साउंड जा रहा प्रोपागेट कर रहा है इस मीडियम में, तो वहां पर क्या कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, एंड द प्रोसेस एडियाबेटिक, एंड दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। बात समझ में आया, दैट इज v इज इक्वल टू रूट अंडर गामा पी बाई रो। जैसे एयर के लिए गामा होता है 1.4, क्योंकि एयर को भी डायटोमिक मान लिया गया है। ठीक है, तो अगर 1.4 यहां बैठा के हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल रहे हैं एयर में, तो जो वैल्यू आ रहा है एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होता है स्पीड ऑफ साउंड का, वो ऑलमोस्ट क्लोज आ रहा है। सो दैट्स मींस लैपलास का फॉर्मूला इज करेक्ट एंड न्यूटन का फॉर्मूला इज गड़बड़। बात समझ में आया, चलो इसको कर लो। अब लोग पढ़ेंगे कि जब साउंड किसी मीडियम से प्रोपागेट करता है तो वो कौन कौन सा फैक्टर होता है जो साउंड के स्पीड को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। फैक्टर्स, एक्टर्स मत लिख देना, पता चलेगा एक्टर्स अफेक्टिंग लिख दिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो कोई भी फैक्टर वेक्टर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम, फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू रूट अंडर गामा पी बाई रो, ये फॉर्मूला था हमारा, है ना। तो पहला जो फैक्टर लग रहा है जो अफेक्ट करेगा स्पीड ऑफ साउंड को, वो फैक्टर कौन है,
गामा तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। तो नेक्स्ट फैक्टर कौन है? प्रेशर। तो हम लोग को, आम आदमी को लग रहा है कि प्रेशर जो है वो पहला फैक्टर है जो स्पीड ऑफ साउंड को वहां पर अफेक्ट करेगा किसी मीडियम में, बट कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या, फॉर्मूला गलत है? नहीं। लेट्स थिंक कि तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, तुम लोग पर एग्जाम का प्रेशर है ना? तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? किसी चीज पर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी फिर बढ़ जाएगा। तो अगर हम इस मीडियम का प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, राइट? तो प्रेशर को अगर आप बढ़ा रहे हैं, पी को अगर आप बढ़ा रहे हैं, पी को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर तो इंक्रीज हो रहा है, बट साइमल्टेनियसली जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, मतलब डेंसिटी है, वो भी तो इंक्रीज कर जा रहा है। समझ में आया? बिकॉज प्रेशर पर जो भी चेंज होगा वो चेंज किस पर नजर आने लगेगा? वॉल्यूम पर नजर आने लगेगा। और वॉल्यूम पर जो चेंज होगा वो किस पर नजर आएगा? डेंसिटी पर, बिकॉज मास तो कांस्टेंट है। ठीक है? सो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब P बाय रो, ये क्वांटिटी भी इंक्रीज किया और ये क्वांटिटी भी इंक्रीज किया, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट रह जाएगा ना? क्या ये मान लो इंक्रीज किया न्यूमरेटर, किसी फ्रैक्शन का जब न्यूमरेटर इंक्रीज करता है तो वो फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जैसे ये बड़ा डिनोमिनेटर भाई साहब भी तो इंक्रीज कर गया, तो उसने बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया? मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। या खाली अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करता तब फ्रैक्शन डिक्रीज कर जाता, लेकिन डिनोमिनेटर इंक्रीज तब कर रहा है जब न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है, मतलब पी इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब पी बाय रो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रह जाएगा। इसका मतलब प्रेशर हैज क्या? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट किस पर? ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, है ना? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में जो साउंड ट्रेवल कर रहा है उसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या दिख रहा है यहां पे? नेक्स्ट फैक्टर क्या दिख रहा है? डेंसिटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो, डेंसिटी का चेंज बिना प्रेशर का भी हो सकता है। डेंसिटी का चेंज बिना प्रेशर का भी हो सकता है। जैसे अगर एयर में ज्यादा मॉइस्चर आ जाए तो एयर का डेंसिटी घट जाएगा। अगर एयर ड्राई हो जाए, एयर ड्राई हो जाए तो फिर डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। डेंसिटी बढ़ जाएगा। दरवाजा बंद करो यार। डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है? डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कब? ड्राई एयर रहेगा तो जब एयर, तो क्या यहां पर प्रेशर चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। देखो बात को समझो, अगर प्रेशर चेंज होगा तब तो उसका इफेक्ट डेंसिटी पर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर के अलावा दूसरा फैक्टर्स भी डेंसिटी को वेरी कर सकता है। मतलब मान लेते हैं इस रूम में जो एयर है उसका प्रेशर कांस्टेंट है, बट फिर भी डेंसिटी चेंज हो सकता है। ठीक है? तो डेंसिटी के साथ स्पीड का क्या रिलेशन है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एक्चुअली में डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब डेंसिटी जितना बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड इतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, देखो इसका एक नेक्स्ट में भी आएंगे, बट समर सीजन है मान लेते हैं। समर सीजन में एयर कैसा रहता है? एयर रहता है हमारा ड्राई। कैसा एयर रहता है? ड्राई। ड्राई एयर का मतलब है डेंसिटी जो रहता है वो ज्यादा रहता है। विंटर में क्या होता है? सॉरी, डेंसिटी, हाँ विंटर में, सॉरी ड्राई नहीं रहता है, यहां गलती बोले, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा मॉइस्ट रहता है। सॉरी, मॉइस्ट रहता है, मॉइस्ट एयर रहता है। ठीक है? मॉइस्चर ज्यादा रहता है ना गर्मी के समय, मॉइस्ट एयर रहता है। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है कि डेंसिटी जो है वो लो है, और डेंसिटी लो रहेगा तो स्पीड कैसा रहेगा? स्पीड ऑफ साउंड कैसा हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा ज्यादा।
जैसे गर्मी में क्या होता है, तुमको ज्यादा चिप चिप लगता है ना, ज्यादा ज्यादा स्कॉर्चिंग सन नहीं है, गर्मी है, टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है। लेकिन तुम्हारा जब विंटर रहता है तो हमारा ड्राई रहता है। कैसे ड्राई रहता है? नहीं बोलते स्किन ड्राई हो गया, फट रहा है, तो मार कुछ लगाता है होट में, नहीं लगाता है, कुछ लगाता है लिप गार्ड उप गार्ड ऐसे कुछ वैसलीन, बोलते स्किन ड्राई हो गया, ऐसे करोगे तो व्हाइट हो जाएगा। लेकिन अभी व्हाइट नहीं होगा क्योंकि अभी मॉइस्चर है। ठीक है, तो विंटर सीजन मतलब कैसा? ड्राई हो जाएगा। विंटर सीजन मतलब ड्राई एयर है। ड्राई एयर का मतलब क्या है? ड्राई एयर का मतलब है कि डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है मतलब स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब तुम एक एहसास करो, ठंडा वेदर है, चिल्ड वेदर है, ठीक है, हम बोल रहे गरिमा, सुना ही नहीं दे रहा है उसको। क्यों नहीं सुनाई दे रहा ठीक से? इसीलिए भूत प्रेत डायन होने का चांस जो है ना ठंडा में ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? कि क्लियरली सुनाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं क्लियरली सुनाई दे रहा है? क्योंकि साउंड का स्पीड वहां का डिस्टेंस बहुत क्लोज रहेगा तभी क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, तो लोग बोलता है कि ठंडा में कान खराब हो गया। कान नहीं खराब हुआ, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि एयर कैसा हो गया? ड्राई। ड्राई एयर मतलब डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गर्मी के सीजन में भाई भाई लगता है, दिमाग कच 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 कर देता है। क्या है? क्योंकि साउंड का स्पीड क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एयर में मॉइस्चर है। मॉइस्चर है मतलब डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है मतलब स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो ये था अबाउट डेंसिटी। ये ध्यान रखना, प्रेशर अगर अफेक्ट होगा तो उससे डेंसिटी अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी दूसरे फैक्टर से भी अफेक्टेड हो सकता है विदाउट प्रेशर भी। ठीक है, ये हो गया। तीसरा फैक्टर जो है, तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। तो ये फैक्टर हम लोग ऑलरेडी देख लिए, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। तो ये फैक्टर हम लोग देख लिए ना अभी, कि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर ज्यादा होगा, एयर में कंटेंट ज्यादा होगा पानी का, तो डेंसिटी कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम हो जाएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा, देखो स्पीड, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो क्या कम हो जाएगा? ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम तो स्पीड ज्यादा। इसका स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ज्यादा मॉइस्चर ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एक और फैक्टर पे आते हैं, जो फैक्टर फॉर्मूला में दिख नहीं रहा है, बट दैट फैक्टर इज टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है मीडियम का, तो टेम्परेचर जो होता है वो डेंसिटी के साथ कैसे रिलेटेड होता है? टेम्परेचर जो होता है वो डेंसिटी के साथ कैसे रिलेटेड होता है? टेम्परेचर कैसे रिलेटेड होता है डेंसिटी के साथ? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। मतलब क्या? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स या इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स क्या होगा? और दूर दूर भागेगा, और दूर दूर भागेगा, गैप ज्यादा हो जाएगा। गैप ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से डेंसिटी क्या होता है? कम, और डेंसिटी कम होने से स्पीड बढ़ जाएगा। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एक्चुअली टेम्परेचर होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा? बढ़ेगा। गर्मी के सीजन में स्पीड ज्यादा है, ठंडा के सीजन में कम है, यहां से एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसपे स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? डिपेंड करता है। इफेक्ट होने के बाद प्रेशर कहां लिखे है, लेकिन प्रेशर पर क्या होता है? कोई इफेक्ट नहीं है, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है स्पीड ऑफ साउंड पे, हालांकि फॉर्मूला वो दिख रहा है ना। और एक फैक्टर है वो है डायरेक्शन ऑफ विंड। अब ये कैसे? डायरेक्शन ऑफ विंड, ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा स्पीड ऑफ साउंड को? सिंपल है कि अगर ये विंड जो है वो साउंड के प्रोपागेट करने के डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, मतलब जैसे मान लो ये साउंड जा रहा है, ठीक है, दिस इज साउंड, ये साउंड है, और जो हमारा विंड ब्लो कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है विंड, तो साउंड के स्पीड को बढ़ाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। लेकिन अगर मान लो ये साउंड हमारा ऐसे जा रहा है, ये हमारा साउंड हो गया,
और जो विंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या साउंड के स्पीड को इंक्रीज करेगा? डिक्रीज कर देगा, साउंड को चलने आगे बढ़ने ही नहीं देगा, है ना। तो अगर विंड जो है वो साउंड के प्रोपागेट करने के डायरेक्शन में अगर ब्लो कर रहा है तब तो साउंड के स्पीड को बढ़ा देगा, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर ब्लो कर रहा है तो साउंड के स्पीड को क्या करेगा? कम कर देगा। तो क्या क्या फैक्टर हो गया? प्रेशर कोई फैक्टर नहीं है, हम यहां एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिखे थे। कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? डेंसिटी अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ विंड अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? चलो इस फैक्टर्स को लिख लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज। ठीक है, ऑडिबल रेंज। ये रेंज ऑफ हियरिंग या ऑडिबल रेंज क्या होता है? ये ऐसा नहीं है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी फ्रीक्वेंसी के साउंड है सबको ही हम लोग सुन सकते हैं और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो जैसे एक रेंज है। क्या रेंज है? रेंज ये है कि जो भी साउंड, ठीक है, 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि एक सेकंड में वो बॉडी जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा, एक सेकंड में 20 बार ऑसिलेट या वाइब्रेट कर रहा होगा, यही ना 20 हर्ट्ज का मतलब हुआ। और दूसरा है कि अगर मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, या इसको बोल सकते हैं हम लोग 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी, इस दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हम लोग सुन सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज। सो व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईयर? क्या होता है बताओ? एक नॉर्मल इंसान का जो रेंज है सुनने का वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, नॉर्मल मतलब ऊपर नीचे हो सकता है ये, बट एक नॉर्मल इंसान का यही रेंज रहता है। So what is the audible range या range of hearing of a normal human being? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब 20 हर्ट्ज से जो कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक और इंफ्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासाउंड, क्लियर। और जो 20,000 से ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। तो क्या हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं? नहीं। इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। हम लोग सिर्फ इस रेंज के ही फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ कर दे, बताएंगे उसके अल्ट्रासाउंड। उसको एक्चुअली में जो नाम है जो तुम बोल रही हो उसका नाम है यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। दिस अल्ट्रासोनोग्राफी यूजेस अल्ट्रासाउंड टू आइडेंटिफाई एनी डिफेक्ट इन आवर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, उसका नाम है यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं उसको। ठीक है, लेकिन हम लोग चलती फिरती भाषा में इसको शॉर्ट कर दिया, अल्ट्रासाउंड करा लो। इसको बोलते हैं क्या? अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आया? चलो इसको लिखो पहले। जैसे अगर तुम एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट मतलब, एलिफेंट मतलब यूरा है, एलिफेंट मतलब, एलिफेंट मतलब हाथी, एलिफेंट या एंड जैसे वेल्स है, ये लोग जो है, ये लोग इंफ्रा साउंड या इंफ्रासोनिक वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है। ठीक है, यूजेस इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, ये लोग इंफ्रासोनिक वेव यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, उसी तरह से जैसे तुम्हारा अगर डॉल्फिन्स लेते हैं, डॉल्फिन्स
या बैट्स, बैट्स माने क्रिकेट का बैट, चमगादड़, अच्छा तब ठीक है। और जैसे डॉग को भी सुनाई दे देता है अल्ट्रासाउंड, ये लोग अल्ट्रासाउंड सुन सकता है, ठीक है। और डॉल्फिन तो अल्ट्रासाउंड से कम्युनिकेट भी करता है, उड़ता है ना ऊपर, एक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन डांस करते हैं जैसे अभी लोग दोनों कर रही थी, तो वो डॉल्फिन का जो डांस है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट करने का एक तरीका हुआ। यूजेज क्या, यूजेज अल्ट्रा सोनिक वेव्स और अल्ट्रासाउंड, ठीक है। बैट का तो बेचारा को क्या होता है, दिखाई भी नहीं देता है, तो वो क्या करता है, जैसे अब बैट उठ तो बना नहीं पाएंगे, बट सोचो कि एक बैट है ये, ठीक है, तो ये क्या छोड़ता है, बैट क्या छोड़ रहा है, ये कौन सा वेव्स, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब ये मान लो कि यहां पर एक कोई इंसेट है, ठीक है, यहां कोई एक इंसेट है, यहां कोई एक इंसेट है, तो क्या होगा, ये अल्ट्रासाउंड जाके इसमें टकराएगा और वापस आ जाएगा, और बैट का जो ईयर है वो अल्ट्रासाउंड को रिसीव करेगा और समझ जाएगा यहां पर कोई प्रे या रुकावट है, और इस तरह से वो अपना प्रेज को, प्रे मतलब क्या होता है, प्रार्थना, तो शिकार, हाँ, तो शिकार कर लेगा उसका। तो बैट्स तो इस तरह से कम्युनिकेट करता है और आइडेंटिफाई भी करता है चीजों को, ठीक है, बाय यूजिंग क्या, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का बहुत सारा रियल लाइफ में यूजेस भी है, जैसे हम बताएं अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर एक होता है सोनार, नाम सुने हो, नहीं सुने हो, लोहार का भाई नहीं होता सोनार, वो सोनार नहीं है ये सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े वाटर बॉडीज जैसे ओशंस में हो गया, साउंड वेव्स को नीचे भेजा जाता है और उसको आने में कितना टाइम लगा इसको कैलकुलेट करके जो ओशन का डेप्थ वगैरह पता किया जाता है, ठीक है। तो सोनार में क्या यूज होता है, सोनार यूजेस क्या, अल्ट्रा साउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये यूज करता है, ठीक है। समझ में आया। अल्ट्रासाउंड से जैसे किसी को स्टोन हो जाता है बॉडी में, किडनी में, तो उस स्टोन को पिघलाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। या कोई मेटल का अगर स्ट्रक्चर है, बहुत हेवी स्ट्रक्चर है, उसमें अगर छोटा मोटा भी डिफेक्ट हो जाए तो हेवी लॉस हो सकता है, तो उन डिफेक्ट्स को पता करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है। तो ये सब यूजेस भी तुम लोग का बुक में दिया होगा, उसको पढ़ लेना है कि अल्ट्रासाउंड का क्या यूजेस है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। हाँ, अब देखो एक वर्ड होता है सुपरसोनिक, और अल्ट्रासोनिक में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सुपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, देखो अल्ट्रासोनिक जो है उसका लेना देना किससे है, साउंड के फ्रीक्वेंसी से है, ठीक है। और सुपरसोनिक जो है उसका लेना देना किससे है, उसका लेना देना साउंड के स्पीड से है। जैसे साउंड का जो स्पीड है एयर में ऑन एवरेज वो 330 मीटर पर सेकेंड होता है, अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ एयर, वेरिएशन, पॉल्यूशन वगैरह, पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर, ये स्पीड वेरी कर सकता है, बट ऑन एवरेज 330 मान लेते हैं, ठीक है। अब कोई चीज अगर 330 से भी फास्ट चलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। जैसे फाइटर जेट्स जो होता है वो लोग सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, ठीक है। मतलब एनी ऑब्जेक्ट जो साउंड का जो स्पीड है एयर में उससे ज्यादा फास्ट चलेगा, देन दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक वेव्स या सुपरसोनिक स्पीड से वो चल रहा है। और अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड क्या हुआ, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो अल्ट्रासोनिक वेव है। समझ में आया। सुपरसोनिक का कनेक्शन किससे है, स्पीड से है। क्या कनेक्शन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड जितना फास्ट चलता है एयर में उससे ज्यादा फास्ट चलेगा, देन दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक, स्पीड से चल रहा है या सुपरसोनिक वेव है। और अगर किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहेंगे। तो ये है डिफरेंस। तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। मेन फोकस रखना है किस पर, ऑडिबल रेंज क्या होता है, दूसरा फोकस रखना है अल्ट्रासाउंड के यूजेस पर, और तीसरा फोकस रखना है वो फैक्टर्स पर जो अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। इतना अगर लिखोगे तो इतना पार्ट में ये कवर अप हो जाएगा। चलो।